नमस्कार, मैं हूँ हरिओम जाटव, न्यूरोथेरेपिस्ट एंड हेल्थ एजुकेटर। आज हम सीखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम क्यों होता है। तो इसके बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना खाने के कुछ सामान्य नियमों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो हम जो भी खाएँ हमेशा चौकड़ी या पलाठी लगाकर ही खाना चाहिए, ताकि रक्त का बहाव जो है पेट की तरफ अधिक हो। यह इसलिए है कि कुदरत के नियम के मुताबिक खाने के बाद पेट और पाचन संस्थान के अंगों में अधिक मात्रा में रक्त के बहाव होती है, क्योंकि उस समय उन अंगों को ज़्यादा रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कुर्सी पर बैठकर खाएंगे तो खाते वक्त आपके पैर लटके रहेंगे, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण रक्त का बहाव पैरों की ओर ज़्यादा रहेगा, तो जिसकी वजह से पाचन संस्थान के कार्यों के लिए पर्याप्त रक्त नहीं मिलेगा। इसी प्रकार भोजन के तुरंत बाद ही चलना या अन्य कोई भारी काम करना पड़े तो पाचन संस्थान के अलावा हाथ पैरों को भी ज़्यादा रक्त की जरूरत होगी, तो जिसे पूरा करने के लिए हृदय को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इससे शरीर को तकलीफ होगी। यही कारण है कि हर व्यक्ति को खाना खाने के 20 मिनट बाद तक चलना फिरना नहीं चाहिए। पर अगर वे वज्रासन में बैठें तो बहुत अच्छा है। मुख्यतः हृदय की जो रोगी होते हैं, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को तथा जिनको चलने पर सांस फूलती हो, उन्हें यह चेतावनी ज़रूर देनी चाहिए कि आप खाने के तुरंत बाद नहीं चलेंगे, कम से कम 20 मिनट का तो आपको जो है समय लेना है। आज का जो है हमारा एपिसोड 4, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम देख रहे हैं। तो हमने एक सामान्य नियम के बारे में चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के एपिसोड 4 में हम कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जहां पर न्यूरोथेरेपी के जनक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने अपने अनुभवों से ऐसे एक महत्वपूर्ण पुस्तक का निर्माण किया, जिसको हम न्यूरोथेरेपी में न्यूरोथेरेपी वेद बोलते हैं। और न्यूरोथेरेपी वेद 1 फिजियोलॉजी के चुने हुए अंश से हम कुछ अंशों को यहाँ पर सुनेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। स्कूल कॉलेज के बच्चों को अक्सर सुबह के नाश्ता के तुरंत बाद बस इत्यादि पकड़ने के लिए भागना पड़ता है। अगर छोटी उम्र से ही उन्हें यह ट्रेनिंग दी जाए कि वे नाश्ता कुछ देर पहले ही खा लें और जो भी अन्य छोटे मोटे कार्य जो बैठकर कर सकते हैं उन्हें नाश्ता के बाद करने की आदत डालें, तथा कुछ देर बैठने के बाद आराम से स्कूल के लिए निकलें, तो बचपन की कई बीमारियों से बच सकते हैं। वैसे ही ऑफिस जाते समय इस आदेश का भी ध्यान रखा जाए तो स्वास्थ्य जल्दी बिगड़ेगा नहीं। खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से साफ कर लेने के बाद खाना चाहिए। हमारे बूढ़े लोग आचमन करते हुए खाने की थाली की चारों तरफ पानी डालकर खाना शुरू करते थे। यह इसलिए कि कोई रेंगता हुआ कीड़ा या मकोड़ा ना खाया जाए, क्योंकि अगर थाली के बाहर पानी पड़ा हो तो वह थाली में नहीं जा सकता। खाने के बीच में या तुरंत बाद में पानी नहीं पीना चाहिए।
लेकिन फिर भी भोजन के समय पानी अवश्य आपको पास में रखना चाहिए, ताकि कभी खाने का निवाला अटकने पर या ठसका लगने पर काम आ जाए। भोजन करने के आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी पी सकते हैं और उसके बाद हर घंटे, डेढ़ घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना। ऐसे दिन में कम से कम 10-12 गिलास पानी पीना चाहिए। तो ये कुछ खाने-पीने के सामान्य नियम हैं। बाकी हमने जो स्वस्थ जीवन जीने के नियम के एपिसोड 1 और 2 में हम उन नियमों की चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद अब हम जो है हमारे पाचन संस्थान यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ अंगों की संक्षेप में जानकारी समझेंगे कि ये क्या होते हैं और कैसे इनका काम करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला अंग आता है होंठ, क्योंकि मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो होंठ, इन पर गर्मी सर्दी सहने के लिए सेल्स रहती हैं। ऊपर के होंठ पर बर्फ लगने से कोल्ड यानी सर्दी हो जाती है या गला खराब हो जाता है। होंठ का फटना विटामिन B6 की कमी की निशानी है, जिसे ठीक करने के लिए पाचन एवं एब्जॉर्प्शन को सुधारना है। आजकल शरीर में कई विटामिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए गोलियां दी जाती हैं, लेकिन याद रहे कि गोलियों से भी तभी लाभ मिलेगा जब पेट और आंतड़ियों की कार्य को बिना औषधि ठीक किया जाए। और अगर पाचन संस्थान ठीक हो तो दूध तथा साग सब्जियों में सभी विटामिन मौजूद हैं जो हमें चाहिए। तो विटामिन की गोलियों की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है दांत। तो पहले ज़माने के लोग दातुन तथा उंगलियों का उपयोग करते थे, सो उनके मसूड़े बहुत मजबूत होते थे। मसूड़ों की मजबूती के लिए बचपन से ही उन्हें रोज उंगली से दबा दबा कर मसाज करना बहुत ज़रूरी है। इससे दांतों और मसूड़ों में रक्त संचार बहुत बढ़ जाएगा और आसपास की मांसपेशियां स्वस्थ और मजबूत होंगी। और युवावस्था में विजडम टूथ निकलते समय उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आजकल शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में भी सभी तरफ ब्रश और टूथपेस्ट का ही उपयोग करने लगे हैं, जिससे मसूड़ों की मजबूती नहीं बनती। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों में लोगों के अक्सर 28 ही दांत होंगे, और अगर किसी के 32 दांत हुए भी तो उन्हें बोर कर यानी ड्रिलिंग करके ही निकालने पड़ेंगे। तो उनकी सलाह है कि अगर दातुन का उपयोग ना कर सके तो बेहतर है कोई अच्छा सा मंजन का पाउडर लें और मध्यम उंगली से, जो हमारी बीच वाली उंगली है, उससे पाउडर को लगाकर मसूड़ों की खूब मालिश करें। लोग अक्सर अंगूठे के बाजू की पहली उंगली से दांत साफ करते हैं, जबकि मध्यमा उंगली से करना बेहतर है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उस उंगली का तथा दांतों का मिट्टी तत्व से संबंध है। आजकल बहुत ही कम उम्र में बच्चों को दांतों के प्रॉब्लम आने का यही एक मुख्य कारण है कि रोज उंगलियों से मसूड़ों की मालिश नहीं की जाती है। आयुर्वेद में लिखा गया है कि दांतों के लिए नीम बहुत ही बढ़िया है, और यह भी लिखा है कि हल्दी कीटाणुनाशक है। तो अगर कोई नीम के पाउडर, त्रिफला चूर्ण और हल्दी पाउडर, नीम का पाउडर, त्रिफला चूर्ण और हल्दी पाउडर समान मात्रा में मिलाकर रख ले और बचपन से ही इसी मिश्रण से दिन में कम से कम 2 बार, यानी सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले,
दांतों और मसूड़ों की मालिश करें तो मरते दम तक दांत ना कभी गिरेंगी और ना ही उनमें कीड़े पड़ेंगे। अगर दांत हिल रहे हों तो इसमें हल्दी नीम मिश्रण के साथ थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर मिला लें, तो 2-4 बार के मालिश के बाद हिलना एकदम बंद हो जाएगा, दर्द भी खत्म हो जाएगा और दांत निकालने की नौबत ही नहीं आएगी। और जब तक आप रोज 2 वक्त इस मिश्रण से दांतों का मंजन करते रहेंगे, दांतों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यह आयुर्वेद का एक शर्तिया इलाज है। तो आप सभी इस मिश्रण का, जिसमें नीम का पाउडर, त्रिफला चूर्ण और हल्दी पाउडर, इनको समान मात्रा में लेकर इसका एक पाउडर बना लें और इसका उपयोग करके आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इससे पायरिया जैसे गंभीर रोग भी हील हो सकते हैं। अगला अंग है जबान, यानी आपकी टंग। तो यह 2.5 इंच की जबान बहुत ही खतरनाक है। इसे ठीक तरह से संभालना चाहिए। इसकी जरा सी गलती जो द्रौपदी ने की थी, उससे महाभारत का युद्ध हो गया था। तो इसको जितना चाहे मीठा बना लो या जितना चाहे कड़वा बना लो, वह अपने हाथ में है। तो क्यों ना इससे मीठे बोले ही बोले जाएं, जो सबको अच्छे लगते हैं और जिस पर कोई खर्च नहीं होता। तो इसके स्वाद ने ही पेट को खराब किया है। चाहे स्वाद से खाने के बाद पेट उस खाने को पचा सके या नहीं, इसका कष्ट पेट को ही भोगना पड़ता है। तो गुरुजी के ये शब्द याद रखने योग्य हैं। अगर तुम्हें लंबा है जीना तो जुबान का कहा कभी नहीं मानना। जुबान के पिछले भाग में टेस्ट बड यानी स्वाद की ग्रंथियां हैं, जिसके द्वारा खाने का स्वाद मालूम पड़ता है। उनकी आयु करीब करीब 10 दिन की होती है, यानी इनके सेल्स हर दिन 10 दिन में बदल जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपने कोई दवाई से या किसी अन्य कारण से ये सेल मर जाएं और आपको स्वाद ना आ रहा हो, तो आप चिंता ना करें और स्वाद 10 दिन में नए सेल्स बनने के बाद आ जाएगा। हमारी जुबान में अलग अलग जगहों पर मीठा, नमकीन, खट्टा या कड़वा, कसेला स्वाद का पता लगता है। तो जबान के अगले भाग यानी सामने के नुकीले भाग में मीठे का स्वाद आता है और मीठे के ठीक पीछे यानी जबान के नुकीला जो भाग है, वहां आपको मीठा स्वाद आएगा। ठीक उसके पीछे नमकीन का स्वाद आएगा और दोनों साइडों में जबान की दोनों तरफ खट्टे का स्वाद आएगा और जहां जबान खत्म होती है वहां कड़वेपन का स्वाद पता चलता है। तो हमारी जुबान पर अलग अलग नसें काम करती हैं और उनका अपना एक प्रभाव रहता है। तो हमारी जीभ की सही हलचल का कार्य, जो हम जीभ हिलाते हैं इधर उधर, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, तो ये जो मूवमेंट का जो कार्य है वो क्रेनियल नर्व नंबर 9 और 12 की मदद से होता है। क्रेनियल नर्व क्या होती हैं? हमारे ब्रेन से 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व निकलती हैं। तो हर एक नंबर की अलग नर्व होती है और उसका अपना एक अलग काम होता है। तो हमारी जबान की सही हलचल का कार्य करने के लिए क्रेनियल नर्व नंबर 9 और 12 की जरूरत पड़ती है। अब जो हमारी जबान होती है उसमें ठंडा गर्म, स्पर्श और दर्दों का एहसास जो होता है वह क्रेनियल नंबर 5 की वजह से हमें पता चलता है। स्वाद का जो एहसास है वह क्रेनियल नर्व नंबर 7 और 9 नंबर से पता चलता है और हमारी जुबान की आखिरी भाग में क्रेनियल नर्व 11 और 12 भी काम करती है। ठीक। अच्छा, हम सभी जो है सुबह सुबह अपनी जीभ साफ करते हैं, तो देखते हैं सुबह सुबह जो है जीभ पर एक सफेद रंग की कोटिंग रहती है। तो एक स्वस्थ इंसान की जीभ का जो रंग होता है वह कोटिंग निकालने के बाद, जीभ जीभी से साफ करने के बाद गुलाबी रहना चाहिए।
तो जुबान का रंग हमेशा साफ एवं गुलाबी रहनी चाहिए और उसमें एक फ्रेशनेस दिखनी चाहिए, एक ताजापन रहना चाहिए। अगर जबान गंदी है, सफ़ेद है या पीली है या उस पर कुछ फर रोम जैसी परत हो रखी है, तो इसका मतलब है कि पेट और मुख्य रूप से लीवर ठीक नहीं है। कुछ लोगों की जबान पर कूले-कूले बाल से होते हैं या चमड़ी कहीं-कहीं निकली हुई होती है, इसको जियोग्राफिकल टंग कहते हैं। तो यह दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को मध्यम या लूज मोशन जैसी लैट्रिन आती है और उन्हें हमेशा कमजोरी रहती है क्योंकि खाना पचता नहीं है। तो इन्हें पहले मोशन को ठीक करने के लिए हमारा न्यूरोथेरेपी में एक ट्रीटमेंट रहता है, उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट देना है, बाद में फिर अन्य ट्रीटमेंट देके उसको हम ठीक कर लेते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में पेट की ट्रीटमेंट देने से जब पेट ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है ज़बान क्लियर और साफ़ हो जाती है। क्योंकि हमारी आंतों का जो दर्पण है वो है जीभ, तो हम जीभ को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपका पेट कैसा है। तो इसके लिए आप किसी अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट से न्यूरोथेरेपी उपचार केंद्र पर मिल सकते हैं। हमारी जुबान का काला होना या जुबान में कुछ-कुछ जगह काले धब्बों का दिखना यह बताता है कि उस व्यक्ति के पेट या आंतड़ियों में टॉक्सिन्स यानी कोई अनावश्यक चीज़ों की जमावट है एवं विटामिन बी 12 तथा नियासिन नाम के विटामिन की कमी भी हो सकती है और इसे कंडीशन को जो है पेलाग्रा कहते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा देर तक शरीर में रहने से शरीर के लिए जहर जैसी बन जाती है। तो यह कालापन दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता है। तो कुछ लोगों में तो यह दवाइयों के दुष्प्रभाव से भी आती है। तो एक तो बी 12 नियासिन की कमी और जो है दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट। न्यूरोथेरेपी में हम इसमें जो है यूडीएफ प्लस HCl फार्मूला देकर बाद में प्योर फॉलिक ब्लैक या लार्ज फॉलिक ब्लैक फार्मूला देने से यह कालापन कम होने लगता है। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर जो कालापन है जिसे पिगमेंटेशन कहते हैं वह भी ठीक होने लगेगा। मतलब चेहरे के रंग की झाइयाँ भी निकल जाएंगी और अगर रोगी खाने में हरी रंग की या हरी पत्तेदार सब्जियां खाने लगे तो जब वे पचने लगेंगे तो चेहरे पर कालापन दोबारा नहीं आएगा। तो अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी सलाइवा यानी लार ग्रंथियां। तो लार जो है जबान के नीचे दोनों तरफ दांतों व गालों के बीच में कुछ लार निकलने के छिद्र हैं जहां से लार निकलती रहती है जो लार ग्रंथियों से निकलती है, सलाइवरी ग्लैंड जिनको बोला जाता है। मुंह के अंदर 3 जोड़ी ग्लैंड्स या ग्रंथियां हैं जो 24 घंटे में करीब करीब 1.5 लीटर तक सलाइवा यानी लार बनाकर पेट में भेजती हैं और ये ग्रंथियां खाना खाते समय ही नहीं बल्कि खाने का ध्यान या खाने की खुशबू मात्र से भी सलाइवा बनाना शुरू कर देती है। इन तीनों ग्रंथियों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है कान और पिछली दाढ़ के पीछे स्थित जिसे पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं या पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। इसका नियंत्रण 9 नंबर की क्रेनियल नर्व करती है जिसे उकसाने के लिए 9 मेडुला देते हैं। अगर इन ग्रंथियों में सूजन आए तो उसे मम्स की बीमारी आती है। दूसरी जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड की या लार ग्रंथियों की वो होती है जबान के नीचे जिन्हें सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं और तीसरी होती गाल के नीचे उन्हें सबमंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन इनका जो सिक्रेशन है स्राव भी जो है जबान के नीचे के छिद्रों से ही निकलता है। कभी कभी तो किसी चीज को देखकर ऐसा पानी निकलता है, ऐसी लार निकलती है कि वो जो है पिचकारी की तरह करीब करीब 5-6 फीट तक निकल जाती है। जैसे आप इमेजिन करें कि आप इमली खा रहे हो, सोचिए
आप मन में इमेजिन करके देखें कि आप इमली खा रहे हैं, आपके मुंह में तुरंत जो है सलाइवा बस्ट होगी और आपका मुंह सलाइवा से भर जाएगा। या आप सोचें कि आप नींबू खा रहे हैं, तब भी देखो कितना तेजी से सलाइवा निकलती है। तो ये हमारी जीभ की जुबान के नीचे कुछ छेद होते हैं, वहां से ये निकलती है। इन तीनों ग्रंथियों का ब्लड सप्लाई गर्दन के बाजू में स्थित एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी नामक नलिका की शाखाओं द्वारा होता है। और इनको उकसाने का न्यूरोथेरेपी जो उपचार है, जिसको एलिमेंट्री उपचार भी कहते हैं, उसमें टाइलिन पॉइंट होता है। तो जिसमें हम डायरेक्ट इन ग्रंथियों पर दोनों हाथों से हल्की मसाज करते हुए पॉइंट देते हैं। तो जिससे जिन लोगों की लार कम बनती है या नहीं बन रही है, वो बनना शुरू हो जाती है। अब हम देखेंगे कि लार में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो लार में कई चीजें होती हैं जिसके बारे में हम समझेंगे। इसमें मुख्य तौर पर जो केमिकल है वो है टाइलिन। टाइलिन नामक केमिकल है जो पैनक्रियास को मीठी चीजें पचाने में मदद करता है। मीठी चीजें मतलब कार्बोहाइड्रेट। सो टाइलिन के अलावा सलाइवा में निम्न चीजें भी होती हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स तथा लाइसोजाइम जो बाहरी कीटाणुओं से रक्षा करते हैं, एवं कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी होते हैं जो रक्त को क्लॉट होने यानी जमने में मदद करते हैं। इसी वजह से यही कारण होगा कि आपने देखा होगा जब उंगली कट जाती है तो बड़े बूढ़े लोग कहा करते थे कि चूसने पर तुरंत रक्त का प्रवाह रुक जाएगा। या हम लोग भी ऑटोमेटिकली जब कभी उंगली में कुछ चुभ जाता है या कट जाती है, तुरंत अपने आप उंगली मुंह में चली जाती है। तो हमारी लार में वो क्लॉटिंग फैक्टर है जिससे मुंह में डालने से वहाँ क्लॉट जल्दी हो जाएगा और ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगी। बचपन में तो हम लोग यही सोचते थे कि खून बाहर गिरेगा तो व्यर्थ में चला जाएगा, इसलिए उसको मुंह में डाल लो, खून अंदर चला जाएगा तो खून की कमी नहीं होगी। ये हम अक्सर बचपन में सोचते थे। पर उसका असली मीनिंग जब हम इस फील्ड में आए तो पता चला कि भाई सलाइवा में जो है क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो कि ब्लड क्लॉट कर देता है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके अलावा लार में सोडियम भी है जो मीठी चीज़ों को पचाने में टाइलिन की मदद करता है। तो भोजन का हर मीठा तत्व पचने के बाद ग्लूकोज में बदलता है और इसी ग्लूकोज से शरीर के हर सेल को अपने कार्यों के लिए ऊर्जा या शक्ति मिलती है। जब शुगर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सेल के अंदर जाएगी तभी हमें एनर्जी मिलेगी, तो जिससे हम भारी वजन उठाना इत्यादि कार्य कर सकते हैं। सेल्स की ज़रूरत पूरी होने के बाद रक्त में जो बाकी ग्लूकोज है उसको गाढ़ा करके लीवर और मसल्स में रख दिया जाता है। और इसके बाद भी कुछ बच गया तो लीवर उसे फैट के रूप में एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर रख लेता है। ग्लूकोज का गाढ़ा किया हुआ रूप जो है उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। इधर एक और गौर करने वाली बात है दोस्तों कि कुछ पेशेंट पूछते हैं कि हम तली हुई चीज़ या फैट्स इत्यादि नहीं खाते हैं, सिर्फ दाल चावल और एक या दो चपाती ही खाते हैं, फिर भी हम मोटे होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों इसका जो कारण है कि अगर हमें मोटापा से बचना है तो हमें उतनी ही मात्रा में भोजन लेना चाहिए जो उस दिन के शारीरिक कार्यों की ज़रूरत के लिए पर्याप्त हो। नहीं तो जो बच जाता है, चाहे वह दाल चावल हो या प्रोटीन या फैट्स हो, उन सभी को लीवर फैट बनाकर एडिपोज टिश्यूज में रख लेगा। सो एडिपोज टिश्यूज में वह रख लेता है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो इसलिए जितनी ज़रूरत है आपका डेली का जो फिजिकल एक्टिविटी के आधार पे आपको खाना उसी हिसाब से रखना है, चाहे वह दाल चावल हो चाहे चपाती हो। भले आप ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खा रहे हैं, लेकिन जितनी आपको ज़रूरत है उतना खाना है। बाकी इसके और भी कई कारण होते हैं मोटापा के, जो आप हमारी पिछली क्लासेस में देख सकते हैं। ओबेसिटी के ऊपर करीब करीब हमने 3 से 4 क्लासेस कंटिन्यू ली हैं, तो आप उनका एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। यही कारण है कि जो ऑफिस में टेबल पर बैठकर काम करते हैं वे एक या दो चपाती खाने के बाद भी मोटे होते जाते हैं।
पर उन्हें हर वक्त थकान की शिकायत रहती है, जबकि खेत में भारी काम करने वाला किसान 8-10 चपाती खाने के बाद भी दुबला-पतला और चुस्त रहता है। तो एडिपोज टिश्यूज फैट्स को स्टोर करने वाली सेल से बने टिश्यूज को कहते हैं, जो शरीर में खास तौर से कमर, नाभि के आसपास तथा पृष्ठभाग में यानी पिछले भाग में फैले हुए हैं। पूना के पास उरली कांचन में एक निसर्ग उपचार केंद्र है, जिसमें एक बोर्ड पर लिखा था कि एक चपाती में इतनी कैलोरीज होती हैं कि उसे पचाने के लिए 45 मिनट स्विमिंग करना चाहिए। तो जो लोग भारी कामकाज नहीं करते, उनको चाय, कॉफ़ी एवं फल इत्यादि में ही आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर उन्हें ज़्यादा चावल चपाती खाने की ज़रूरत नहीं है। यह ध्यान देने का विषय है। वैसे ही त्योहार के दिनों में मिठाई खाने का अवसर है, तो उस दिन चावल चपाती त्यागने के अलावा चाय, कॉफ़ी की जगह पर नींबू शरबत या अन्य कोई नमकीन पेय लें, जो भरपेट मिठाई खाने के बावजूद शुगर का बैलेंस रहेगा और मोटे होने तथा डायबिटीज के आसार से बच सकते हैं। हमारी सलाइवा में टाइलिन का क्या महत्व है, थोड़ा हम इसके बारे में समझते हैं। हमें खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, और ये क्यों बोला जाता है? तो देखिए, हमें खूब चबाकर खाना चाहिए क्योंकि खाने से सलाइवा या लार अधिक से अधिक मात्रा में पेट में जाएगी, जैसे ऊपर कहा गया है। और सलाइवा में कई चीज़ें होती हैं, जिनमें मुख्य है टाइलिन नामक केमिकल, जो कार्बोहाइड्रेट यानी मीठे तत्व को पचाने की शुरुआत करता है। उसे इस काम में मदद करता है। नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो जो भी केमिकल किसी चीज़ को पचाता है, उसे एंजाइम कहते हैं, और जो केमिकल एंजाइम के कार्य में मदद करता है, उसे कोएंजाइम कहते हैं। इसीलिए सोडियम क्लोराइड यानी नमक को टाइलिन का कोएंजाइम कहते हैं। तो जो एंजाइम मीठे को पचाता है, उसे अमाइलेज कहते हैं, और टाइलिन का नाम सलाइवरी अमाइलेज है। तो थोड़ा कार्य यह टाइलिन करता है, बाकी का कार्य पैनक्रियाज में मौजूद अमाइलेज करता है, जिसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। तो पिछले कुछ दशकों में हम देखते हैं कि भारत में डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ रही है। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि यह इसलिए कि भारतवासी त्योहारों में मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में मीठा खाने का रिवाज हज़ारों साल पुराना है, और आम तजुर्बा है कि पुराने ज़माने में आम जनता डायबिटीज़ से इतनी पीड़ित नहीं थी, जितनी कि अभी कुछ दशकों से हो रहा है। तो सही कारण क्या है कि इसका एक मुख्य कारण है, आजकल हम जो है रिफाइंड शुगर यानी सफ़ेद शक्कर की मिठाई खाते हैं, जबकि सदियों से हमारे पूर्वज गुड़ की मिठाइयाँ खाते थे। दूसरा कारण है कि हमारी अनियमित तथा भागदौड़ भरी जीवन शैली। आजकल लोगों को मिठाइयों को तथा अन्य मीठे पेय को जल्दी जल्दी खाने पीने की आदत पड़ी है। स्कूल जाने की उम्र से ही माता पिता बच्चों में ये आदत डालते हैं, और हर चीज़ को जल्दी खाने व निगलनी चाहिए। ऐसी आदत से क्या है, चाहे मिठाई हो, दूध हो इत्यादि आप जल्दी जल्दी जब इनको खा लेते हैं, तो मीठी चीज़ को पचाने का सारा भार पैनक्रियाज पर आएगा, और उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे उसकी अन्य कार्यों पर प्रभाव पड़ता है, और वह लंबे उम्र तक ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अगर माँ बाप यह आदत डालें कि बच्चा चाहे कम खाए लेकिन खूब चबा कर खाए, तो हम बचपन से ही कई बीमारियों से उन्हें बचा सकते हैं। तो यह जो लार है, सलाइवा, ये बहुत ही कीमती है, क्योंकि उसे बनाने के लिए शरीर को काफ़ी शक्ति खर्च करनी पड़ती है। उसे कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग तम्बाकू या पान खाने के बाद बार बार थूकते रहते हैं, तो उससे शरीर की एनर्जी भी घटती जाएगी, इसका ध्यान रखें। तो अगले एपिसोड में हम सलाइवा में और कौन कौन से केमिकल घुले हुए रहते हैं, उनके बारे में जानेंगे, और इसके और अलग अलग महत्वों पर प्रकाश डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आत्म नमस्कार। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।